इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं देने पर एक युवक द्वारा पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें पेट्रोल भरवाने आए युवक द्वारा कर्मचारी के साथ जमकर मारपीट कर दांत तोड़ दिया। दरअसल इंदौर कलेक्टर द्वारा 1 अगस्त से आदेश लागू किया गया था कि बिना हेलमेट पहने 2 व्हीलर वाहनों में पेट्रोल नहीं डाला जाए, मगर हम तो इंदौर वासी हैं, पेट्रोल भरवाने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ निकाल ही लेते हैं और जुगाड़ निकाल भी लिए। हेलमेट किराए पर देना, एक दूसरे से हेलमेट लेकर पेट्रोल भरवाना, मगर इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप पर तो पेट्रोल के लिए जमकर मारपीट हो गई। दरअसल पूरा मामला इंदौर का है, जहां बिना हेलमेट के एक युवक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने गया। कर्मचारी ने बिना हेलमेट के पेट्रोल देने से मना किया तो क्या था, युवक द्वारा पंप कर्मचारी के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसमें कर्मचारी का एक दांत भी टूट गया। फिर क्या था, युवक ने अपने और कुछ साथियों को फोन कर बुला लिया, जिसके बाद विवाद और बढ़ने लगा। वहीं मारपीट की पूरी घटना पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर विवाद करने वाले युवक पर जल्द ही कार्रवाई होगी। आपका मामला सामने आया है पेट्रोल पंप के साथ, वो तो सीसीटीवी फुटेज भी सामने है। लक्की पेट्रोल पंप है, चंद्रनगर थाने के अंतर्गत आता है और वहाँ पर एक कर्मचारी जिसके द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई, उसके द्वारा ये बताया गया था कि बिना हेलमेट के एक व्यक्ति आया था और बाइक पर आया था और उसने पेट्रोल डालने के लिए बोला। चूंकि हेलमेट नहीं था इस वजह से उसने मना किया, तो इस बात पर से उससे विवाद करने लगा, गाली गलौज की, अश्लील गाली गलौज की, उसके साथ मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। तो इस पर से थाना चंदन नगर में विभिन्न धाराओं में जान से मारने की धमकी, अश्लील गाली और मारपीट के जो विवाद की धाराओं में केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज भी इसके प्राप्त हो गए हैं, तो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज को भी इन्वेस्टिगेशन शामिल किया गया है। मारपीट हुई है और उसमें प्रदीप नाम के व्यक्ति के खिलाफ उन्होंने FIR कराई है, तो उसमें उसको वो राउंड अप किया जा रहा है। अलीराजपुर जिले के शिक्षा विभाग के सुर्खियों में आए शिक्षक रामानुज शर्मा मीडिया के आगे कुछ भी बोलने से बचते दिखे। कल कलेक्टर कार्यालय गेट पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष महेश पटेल, पूर्व विधायक मुकेश पटेल के नेतृत्व में शिक्षक रामानुज शर्मा को पद से हटाने को लेकर धरना प्रदर्शन किया था, जहां पर कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष महेश पटेल ने शिक्षक रामानुज शर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिस पर मीडिया ने शिक्षक रामानुज शर्मा से बात करना चाहिए। शिक्षक रामानुज शर्मा शिक्षण कार्य न कराते हुए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में काम करते नजर आए। जब मीडिया की नज़र उन पर पड़ी तो मीडिया के सवाल पर मुझे कुछ नहीं कहना कहते नजर आए। देखिए किस प्रकार से शिक्षक रामानुज शर्मा मीडिया के सवाल पर कह रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं कहना है। और देखिए कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष महेश पटेल जो कलेक्टर कार्यालय के गेट पर शिक्षक रामानुज शर्मा पर हमलावर हैं। आपका जो शैक्षणिक कार्य है वो कहाँ, किस स्कूल में है? अभी बहुत बड़ा आरोप है महेश पटेल, मुझे इस विषय में आपने मुझे इस विषय में कुछ नहीं कह रहे हैं। गंभीर आरोप लगे थे, हमें आपका पक्ष जानना है। कुछ नहीं कह रहे हैं। तो हम पत्रकार कभी भी एक पक्ष नहीं चलाता है, वो दोनों पक्षों को सुनता है, समझता है। हमने माननीय कलेक्टर सर का पक्ष जाना। करोड़ों रुपए आते हैं हमारे गरीब बच्चों के लिए, लेकिन यहाँ पे ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और मंत्री के दलाल में खुलेआम कहता हूं, अगर मंत्री में दम हो तो छात्रावासों में गादी, मेकर मशीन, कई ऐसे जांच करवा ले तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी एक यहाँ DPC में बैठा हुआ है जिसका ट्रांसफर प्रभारी मंत्री और कलेक्टर महोदय ने उसका बोरी किया गया था, लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट में वो स्टे ले आया और स्टे भी गलत तरीके से लाया कि मैं वहां पे सोंडवा में पढ़ा रहा हूं, वहां पे बच्चे वो हो जाएंगे। लेकिन मैं कलेक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूं कि BRC में वो भ्रष्ट अधिकारी को कैसे बिठा रखा है? उसकी जांच आई है 2023-24 में, उसका कागज भी है मेरे पास, मैंने मीडिया के माध्यम से भी बताया। उसके जांच क्यों नहीं की? वहां के सहायक संचालक ने बोला कि ये भ्रष्ट अधिकारी है, उसको तत्काल निलंबित करके इसकी संस्था में पहुंचाया जाए। लेकिन आज 2025 लग गया,
भ्रष्ट अधिकारी को नहीं हटा पाया। ये कौन सा प्रशासन है? ये कौन सा मंत्री है? आज तक नहीं हटाया गया। आज हमारे गरीब बच्चों के हॉस्टलों में खाना नहीं मिल रहा, अवैध वसूली चल रही है। चाहे डीपीसी हो, चाहे आदिम जाति कल्याण विभाग हो, पूरा भ्रष्टाचार में डूबा है। पूरा प्रशासन डूबा हुआ है। पुलिस से लेकर पूरा प्रशासन डूबा हुआ है। अगर कोई कहीं करने जाए तो हमारे आदिवासी भाइयों को दबाया जाता है, रिपोर्ट लिखी जाती है। मैं एसपी से भी ये पूछना चाहता हूं कि ये सोना कांड में आपने जो आपके पुलिस कर्मचारी द्वारा जो सोना लूटा था, उनको कैसे बरी कर दिया गया? शासन से आपने अपील की कि नहीं की कि आपको भी मिल गया था? आपको मालूम, एक टीचर 2 किलो सोना 10 लाख रुपये देके ठगाया। और ये यहाँ की चोरी नहीं हुई है, वो भी 5 लाख रुपये देके सोना सिक्के में वो भी ठगा गया था। लेकिन वो भी ठगा गया था, लेकिन कहीं न कहीं हुआ। वो आदमी जो एक भाई थे, एक जो पकड़ाया, वो सोना लेके आए थे और सोना उसको देके गए। तो सोना वो वहां गए, कुक्सी लेके सोनी के वहां, ये तो नकली है। तो ताबड़तोड़ में पुलिस के पास इन्फॉर्म दी कि आप साहब ये नकली सोना लेके आया था और पैसे हमारे ले लिए थे। ये नाटक अगर पुलिस अगर इसमें जांच करे सच्चे ईमानदार से, तो सोना कांड का मुद्दा जो हमारे आदिवासियों को लूट रहे, जो नकली सोने के नाम पे, वो बिल्कुल कार्रवाई होती है। लेकिन इसमें क्या पुलिस की मिलीभगत हो जाती है। मैं तो खुला चैलेंज देता हूं, और सामने वालों को भी पूछ परख करना चाहिए कि आपने पैसे कहां से लाए थे, और पैसे कहां से लाए थे, ब्याज पे लाए थे। वो लोग 1 किलो सोना के नाम पे सब मालूम है, लेकिन ये कहीं नहीं करेंगे। कोई झगड़ा करेगा, कोई कहीं करेगा, उसको तत्काल गिरफ्तार करके तत्काल जिला बदल, ये काम बचा। पूरे जिले में ये 18-19 तारीख को इसका करारा जवाब देंगे। और मेरा कलेक्टर साहब से निवेदन है कि कठीवाड़ा सोसाइटी में, आमफुट सोसाइटी और कठीवाड़ा सोसाइटी में करीब कम से कम 40 से 45 करोड़ का घोटाला है हमारे आदिवासी भाइयों का। पूरा पैसा निकाल लिया। वहां के मैनेजर ने जांच भी हो गई, सब हो गई, एफआईआर भी थाने में आवेदन दिया, लेकिन आज तक बैंक मैनेजर झाबुआ का वो भी नहीं पकड़ा। आज वो हमारे किसान आए, एक के 80,000, 1 लाख। तो ये क्या अलीराजपुर जिले को क्या लूटने में आए ले क्या? अधिकारी आदिवासियों को लूटने में आए हुए क्या? यहाँ की बीजेपी की सरकार, 2 पहिए की सरकार सिर्फ भ्रष्ट करने में लगी हुई है। चाहे स्वास्थ्य विभाग का हो, आज स्वास्थ्य विभाग में नानपुर में डॉक्टर नहीं है, आंबुआ में नहीं है, बोरी में नहीं है, बखतगढ़ नहीं है, सोंडवा नहीं है, कठीवाड़ा नहीं है। हमने विरोध किया, बंगालियों के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन ना मंत्री व्यवस्था करवा पा रहा, ना सांसद, ना कलेक्टर साहब करवा नहीं पा रहे। अस्पताल में आज ओटीपी देखो, अस्पताल में जाके आधार कार्ड मांग रहे,
ये कौन सा नियम है? बीमार हो जाएगा तो आधार कार्ड लेके जाएगा कि बीमार को लेके जाएगा? मैं ये सीएमओ से पूछना चाहता हूँ, सीएचएमओ से, कलेक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, ये आधार कार्ड कब से लग गया? वो भी मुझे मालूम पड़ा कि आधार कार्ड का भी कहीं न कहीं राज है। कैसे राज है? कि स्लिप बनाने के 10 रुपए लेते हैं, 10 रुपये आधार कार्ड हो जाएगा तो आयुष्मान के नाम पे एक मंत्री का ठेकेदार बैठा हुआ है। ये धरना प्रदर्शन आज ये दूसरी बार अपन रख रहे हैं, और क्यों रख रहे हैं ये भी सबको पता है, क्योंकि ये गूंगी बेरी सरकार सिर्फ वादे करते, काम तो करते नहीं है। आज आम इंसान परेशान, स्कूल में छात्र परेशान, अस्पताल में मरीज परेशान, खाद के लिए किसान परेशान, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। आज इस जिले में आप लोगों ने सांसद दिया, मंत्री दिया, सरकार इनकी है, केंद्र में इनकी सरकार है, लेकिन हालात दिन ब दिन खराब होती जा रही है। हो रही कि नहीं हो रही? अब ये प्रश्न पूछने की जवाबदारी किसकी है? आप लोगों की। आप पूछो, आपकी सरकार है। आज अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, मरीज मर रहे, परेशान है। कल कम से कम 1000 मरीज थे वहाँ, परेशान थे। नानपुर में 200 के ऊपर मरीज थे, छकतला मरीज परेशान है, डॉक्टर तो एक भी नहीं है। तो ये कारण क्या है? आप इनसे सवाल पूछो। जब वोट लेने के लिए सब आ जाते हैं, आते कि नहीं आते, बड़े बड़े वादे करते, लेकिन जब आप हमकी जरूरत पड़े तो कोई नहीं पूछता। अब ये लड़ाई हम आपको लड़ना पड़ेगी। ये तो खाली टेलर है, इसके बाद पूरा अलीराजपुर भरना पड़ेगा, तब जाके प्रशासन जागेगा। या भ्रष्ट अधिकारी इतने बैठे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन उनका भी बाल बाका नहीं होता है, क्योंकि संरक्षण है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अगर कोई पार्टी कार्यकर्ता या कोई आम जन कार्यकर्ता कुछ करता है तो उसके लिए तत्काल एफआईआर हो जाती है, लेकिन जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनकी एफआईआर नहीं होती है। इसलिए मैं आप सभी मेरे युवा साथी को आह्वान करना चाहता हूं कि अभी तो आप लोग कम आए, और दूसरी बार पूरा टंकी ग्राउंड भरना पड़ेगा, और सरकार, गूंगी बेरी सरकार को जगाना पड़ेगा, तब जाके ये जागेंगे। अगर नहीं जागेंगे, इससे टिबल लोग लाना पड़ेगा, तब जाके जागेंगे। और नहीं तो फिर 3 साल बाद फिर आएंगे वोट मांगने। फिर ध्यान रखना, रखेंगे नहीं रखेंगे? जय हिंद, जय भारत। अलीराजपुर जिले के उदयगढ़ विकास खंड में करीब 1 करोड़ 27 लाख का वेतन भत्तों का घोटाला सामने आया है। 1.25 करोड़ के वित्तीय अनियमितता के चलते तत्कालीन 3 खंड शिक्षा अधिकारी को निलंबित कर दिया है। इन पर गलत तरीके से भुगतान करने और शासकीय कोष का दुरुपयोग करने का आरोप है। दरअसल स्टेट फाइनेंस इंटेलिजेंस सेल ने अलीराजपुर के उदयगढ़ में करीब 1 करोड़ 27 लाख रुपए से ज्यादा का घोटाला पकड़ा है। जानकारी के अनुसार खंड शिक्षा कार्यालय से पात्र कर्मचारियों के अलावा अन्य लोगों के खातों में बड़ी राशि ट्रांसफर की जाए, जिसके कारण वित्तीय अनियमितता के चलते संभाग आयुक्त ने वर्तमान बीईओ राम सिंह सोलंकी, पूर्व बीईओ भरत नामदेव और गिरधर ठाकरे को निलंबित कर दिया है। निलंबन की कार्रवाई के बाद बोले कलेक्टर, गबन का मामला हुआ तो होगी एफआईआर। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता मनीष अरोड़ा जी अलीराजपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनीष जी, सबसे पहले ये बताइए कि ये घोटाला सामने कैसे आया, किस एजेंसी ने जांच की और कब इसकी शुरुआत हुई? जी मैम, बताना चाहूँगा कि अलीराजपुर जिले के जो बीओ कार्यालय है, वहाँ पर अभी वर्तमान में 1.25 करोड़ से भी अधिक का घोटाला सामने आया है। इंदौर कमिश्नर दीपक सिंह के द्वारा ये जांच की गई है। उसमें पाया गया है कि काफी खातों में अनियमितता के तौर पर विभागीय कर्मचारियों के खातों में न डालते हुए इन्होंने अन्य खातों में भी राशि का आहरण कर दिया। मनीष जी, ये बताइए, क्या वो फर्जी कर्मचारी थे या बाहरी लोग थे? जी 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 मैम, बताना चाहूंगा कि ये जो विभागीय अधिकारी कर्मचारियों के साथ में ये अन्य लोगों के खातों में भी पैसे का आहरण किया गया है, जिसमें इंदौर कमिश्नर दीपक सिंह के द्वारा 3 बीओ को निलंबित किया गया, जिसमें एक वर्तमान बीओ है और 2 पूर्व के बीओ है। उनको निलंबित कर दिया गया है
और वर्तमान में कलेक्टर अलीराजपुर के द्वारा कहा गया है कि अगर गबन का मामला सामने आया तो इनके ऊपर एफआईआर भी की जाएगी। मनीष जी, ये बताइए कि क्या इस घोटाले में और अधिकारी या स्टाफ भी शामिल हो सकते हैं? जांच किस स्तर पर चल रही है? जी जी बिल्कुल मैम, ये पहला मामला बीओ कार्यालय का नहीं है। इससे पहले वर्ष 2020 में भी करीब 17 करोड़ से भी अधिक का घोटाला सामने आया था, जिसमें कई बीओ और लेखापाल जेल की हवा खा चुके हैं। और वर्तमान में मैम उदयगढ़ बीओ कार्यालय के जो ये प्रकरण है ये न्यायालय में विचाराधीन है मैम। और ये वर्तमान में जो घोटाला सामने आया है 1.25 करोड़ से भी अधिक का, ये इसमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का जमकर बोलबाला है। इसी आधार पर अलीराजपुर का शिक्षा विभाग इन दिनों सुर्खियों में है मैम। मनीष जी, ये बताइए क्या घोटाले का कोई असर स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था या शिक्षकों के वेतन पर भी पड़ा है? जी बिल्कुल मैम, इस घोटाले में जो अतिथि शिक्षक थे जिनका वेतन 6,000 से भी कम है, उन शिक्षकों के खातों में भी 50,000 से 55,000 तक की राशि डाली गई है। और ये जो भ्रष्टाचार है अलीराजपुर जिले में ये पहला मामला नहीं है, ये अलीराजपुर जिले का तीसरा बड़ा मामला है। इससे पहले कच्चीवाड़ा बीओ कार्यालय में भी करीब 20 करोड़ से भी अधिक का मामला भ्रष्टाचार का सामने आया था, जहां पर कई बीओ और एक लेखापाल है जो कमल राठौड़, उन पर भी प्रकरण दर्ज हुआ था। इससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मैम कि शिक्षा विभाग को इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों ने अपना भ्रष्टाचार करने का एक गढ़ बना लिया है। अलीराजपुर जिले की जो शिक्षा व्यवस्था है इन्हीं के कारण बदहाल है। मनीष जी, ये बताइए जिन खातों में ये पैसा ट्रांसफर हुआ है, क्या वो पैसा रिकवर करने की कोई प्रक्रिया अभी तक शुरू हुई है? जी नहीं मैम, अभी तो ये मामला सिर्फ विचाराधीन है और ये जांच में है और जांच जारी है इसकी। लेकिन जांच के लिए जो बीओ है उनको निलंबित कर दिया गया मैम। उदयगढ़ बीओ ऑफिस में एक ऐसी सूचना राज्य शासन का जो कोष एवं लेखा संचालनालय उनको मिली थी कि वहाँ कुछ वित्तीय अनियमितता हुई है। उन्होंने जो प्राथमिक दृष्टया जांच करी उसमें उन्होंने बताया है कि वहाँ पर कुछ 1.25 करोड़ रुपए की अनियमितता पाई गई है। तो वहाँ पर जो 2018 से लेकर 2024-25 तक जो जितने भी बीओ पदस्थ रहे हैं उनके कार्यकाल में ये गड़बड़ी हुई, ऐसा उन्होंने परिलक्षित किया है। तो उसी तारतम्य में हमने उन 6 लोगों की जांच करी जो उस समय वहाँ पदस्थ थे। उसमें से 2 लोग सेवानिवृत्त हो चुके हैं, एक पहले से निलंबित है। बाकी जो 3 लोग बच गए, जिसमें एक भारत नामदेव, एक ठाकरे और एक राम सिंह सोलंकी, तो इन तीनों लोगों के निलंबन का प्रस्ताव हमने शासन को भेजा था। तो माननीय कमिश्नर महोदय इंदौर संभाग ने उन्हें निलंबित कर दिया है। अब उसकी विस्तृत जांच की जा रही है, टीओ हमारे जांच कर रहे हैं। अगर उसमें अनियमितता पाई जाएगी और गबन जैसी बात होगी तो हम उसमें एफआईआर भी कराएंगे। ग्राम छोटा चिरौला कर शासकीय हाई स्कूल जर्जर अवस्था में संचालित हो रही है। ग्राम छोटा चिरौला में शासकीय हाई स्कूल भवन की छत की ऐसी हालत बहुत ही खराब है जिससे बच्चे टपकती छत के नीचे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। शासकीय हाई स्कूल भवन में बरसात के दौरान पढ़ाई कर पाना मुश्किल हो गया है। 38 साल पहले 1985 में बने भवन की छत से गिरता प्लास्टर और टपकता पानी विद्यार्थियों के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। ये समस्या नई नहीं है। संबंधित प्राचार्य हर साल वरिष्ठ कार्यालय को पत्र लिखते हैं, परंतु निराकरण आज तक नहीं हुआ। नतीजा बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। संबंधित अधिकारियों की अनदेखी एक दिन बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है। चाहे कौन सा गाँव है? ये लगता है छोटा वाला। आपके स्कूल की स्थिति कब से खराब है और क्या क्या बीतती है आपके ऊपर? हमारे स्कूल में पानी चूता है, न हादसा भी हो सकता भी है कभी, न दीवार है ये खराब भी हो गई है, गिर भी सकती है, न हमारे बैठने के लिए सही से जगह भी नहीं है। नीचे पानी आता है, पानी पड़ता है जब हमें हमारी जान तक बन आई है। राजस्थान में जो हादसा हुआ, बच्चे छत के नीचे दबे हुए, हमें डर है कि ऐसा हादसा हमारे साथ ना हो। श्री मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमारा स्कूल ठीक करे। आप भी बताओ, आपके स्कूल की हालत कैसी है, आप थोड़ा बताओ। हमारे स्कूल की दीवारें फट चुकी है और ये जो पेंटिंग है वो सब नीचे गिर रही है।
और हमें बैठने में भी बहुत दिक्कत आती है और ये खिड़की सब टूट चुकी है। और आगे आप कौन सा गाँव एक बार फिर रिपीट बताओ। हमारे स्कूल का नाम शासकीय हाई स्कूल छोटा चिरोला है। हमारे यहाँ जब बरसात में पानी ऊपर से भी और नीचे जमीन में से भी बहुत आता है, उससे भी हमें बहुत परेशानी होती है। और क्या क्या होता है जब पानी गिरता है? पानी गिरता है तो हमारे स्कूल पूरा भीग जाता है, हमें बैठने की भी कुछ ये नहीं होता है और चूता भी बहुत है छत से, और छत भी सारी खराब हो चुकी है पूरा स्कूल। पहले नाम बता दीजिए। आपका नाम बताओ पहले। मेरा नाम महेश शेखर, शासकीय हाई स्कूल अपने छोटा चिरोला से हूँ जी। और मैं एक मिडिल शिक्षक हूँ। जी, आपके स्कूल की हालत ऐसी हो गई, इस बारे में आपने किस किस को अवगत कराया, क्यों कोई शिकायतें हैं? अभी जो हमारे स्कूल की हालत है और इसका हमने हमारे जो शिक्षा विभाग के लगभग सभी अधिकारियों को अवगत करा दिया है इस विषय में। अभी जैसे फिलहाल में जैसे बीओ साहब आए थे और उसके पहले भी हमने संकुल प्राचार्य कराम से महोदय को और अपने डीओ साहब को और अपने कलेक्टर साहब को भी हमने इसे अवगत कराया था, और उन्होंने आश्वासन भी क्या नाम से दिया था कि हम इसका मतलब जल्दी करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। क्या यहाँ गांव का सरपंच कभी आया है देखने? सरपंच साहब साल भर में कितनी बार आता है देखने? अभी जैसे 3-4 बार, अभी 3-4 बार आए थे अभी इस सत्र में जी, और केवल देख के चले जाते हैं वो बस। ठीक। सर आपका नाम क्या है? गोविंद राम राव जी, ये स्कूल कौन सा है, किस गांव में आता है? हाई स्कूल चिरोला छोटा जी, तहसील खाचरोड। जी, यह स्कूल की हालत कब से है ऐसी खराब? ये 1987 में बना था, तो उसके बाद इसका कोई वो नहीं हुआ और ये पूरी हालत जर्जर हो गई है। और इसमें हमने सारे विभागों को अवगत करवा दिया गया है। अब शासन जो चाहे वो हो सकता है, अब हम तो कुछ कर नहीं सकते, कहीं ऐसा ना हो कोई हादसा हो। इस स्कूल के बारे में ये जो जंजर हो रहा है, आपने किन किन लोगों का अवगत कराया है? हमने संकुल पे अवगत करवा दिया, डीओ कार्यालय करवा दिया, कलेक्टर को भी अवगत करवा दिया है। अब एसडीएम को भी आवेदन दे दिया है। जी, अभी तक कोई देखने आया? नहीं, डीओ साहब आया तो उनको बता दिया है हमने। जी, यहाँ के गांव के सरपंच व मंत्री आते देखने? नहीं, सरपंच मंत्री कोई भी नहीं आता है। तो उनका क्या कहना है इस स्कूल के बारे में? उनका तो कोई ध्यान ही नहीं, उनको कहते हैं तो क्या स्कूल क्या है, कहीं अनदेखा करते हैं। ठीक, सरपंच को और मंत्री को आवेदन भी दे दिया हमने। ठीक। सर आप बताएं। हाँ, शासन की ये जो इस बिल्डिंग की स्थिति दिख रही है वो आपको दिख रही है, बहुत पुराना हो गया है और पूरे विकासखंड में ऐसा स्कूल आपको यहीं देखने को मिलेगा, चद्दर वाला ये। और बहुत स्थिति हमको, ये बच्चे रहते हैं बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसा नहीं कि चारों तरफ सजग रहना पड़ता है कि क्या पता बिल्डिंग इधर गिर जाए इधर गिर जाए, तो हम हमेशा चिंतित ही रहते हैं इस मामले में। जब पानी गिरता है जब क्या हालत होती है इसकी? पानी गिरता उस समय तो हमको विशेष ध्यान रखना पड़ता है। हम बच्चों को फिर आसपास के कमरों में समायोजित करते हैं और इधर कक्षा लगाने से बचते हैं। ज़्यादा मूसलाधार बारिश होती है तो फिर, और हमारी कक्षाएं भी उससे प्रभावित होती है, पढ़ाई भी प्रभावित होती है इसमें। ठीक, नाम बताइए। दीपक शर्मा, उप सरपंच, ग्राम पंचायत चिरोला। चिरोला शासकीय हाई स्कूल प्लस प्राइमरी स्कूल दोनों की जर्जर भवन है और पुराने भी हो चुके हैं। लगभग 40 साल पुराने भवन हैं जो जर्जर हो चुके हैं और विद्यार्थी पढ़ते हैं, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। इसके जिम्मेदार कौन है, इस बात के लिए हमने डीओ साहब को पूर्व में आवेदन भी मेरे द्वारा दिया जा चुका है। और यहाँ पर शौच और पेशाब करने के लिए वाली का स्टाफ, इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अभी तक किसी अधिकारी का ध्यान गया नहीं है और हम आवेदन के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी जी को अवगत भी करा चुके हैं 1-1.5 वर्ष पूर्व। ठीक, हाँ वो मैं मोहम्मद रफ़ी, गांव छोटा चिरोला का रहवासी। अब सरकार योजनाएं बना रही है कि सरकारी स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाया जाए। अब अगर ऐसे भवन रहेंगे तो हम, जैसे मैं खुद ही पालक हूँ, मेरे खुद के भी बच्चे हैं, तो कैसे भेजूँगा मैं ऐसे स्कूलों में बच्चों को? अगर राजस्थान में जो अभी घटना हुई हाल ही में थोड़े समय पहले, अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा सर? टीचर रहेंगे उसके जिम्मेदार, प्रिंसिपल रहेंगे या कोई अधिकारी रहेंगे? वो बच्चे भी कम है इस कारण, यहाँ पे बच्चे भी इसी कारण कम है सर। ठीक, क्योंकि ऐसे जर्जर भवन को देख के कोई पालक अपने बच्चों को यहाँ पर भेजना ही नहीं चाह रहे। ठीक।
उमंग सेशन एवं टीबी मुक्त भारत अभियान प्रोग्राम किया गया। आज चिकित्सा खंड नागदा खाचरोद द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय बुरानाबाद में प्राचार्य धीरेन्द्र कुमार मेहता के सहयोग से एक दिवसीय अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया, जिसमें उमंग स्वास्थ्य केंद्र खाचरोद एवं टीबी यूनिट नागदा खाचरोद द्वारा आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का काउंसलर दिनेश चंद्र परिहार द्वारा उमंग स्वास्थ्य केंद्र के बारे में एवं दी जाने वाली सेवाएं तथा 6 प्राथमिकताएं। यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य, असंचारी बीमारी, मानसिक स्वास्थ्य, चोट हिंसा एवं लिंग आधारित हिंसा, मादक पदार्थों का दुरुपयोग, पोषण एवं पोषण आहार पर विस्तार से चर्चा की गई। बारे में किशोरों को समझाया गया। साथ ही उमंग हेल्पलाइन 14425, जस्ट आस्क, चैटबॉट, मनीहिप ऐप एवं टेलीमानस हेल्पलाइन 14416 के बारे में भी बताया गया। इसके साथ ही टीबी यूनिट के STLS नीतू शर्मा द्वारा टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत टीबी कारण बचाव लक्षण एवं डॉट्स प्रणाली तथा उपचार के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इसके उपरांत STS दिनेश शर्मा बच्चों से प्रश्नोत्तरी किए व कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए STS नंदकिशोर धाकड़ ने टीबी के प्रति सजग रहने को कहा। वह इसके साथ ही 2025 तक टीबी मुक्त भारत अभियान की शपथ दिलाई गई, जिसमें विद्यालय के प्राचार्य धीरेन्द्र कुमार मेहता, काउंसलर नवीन चौधरी, MOD आम सिंह, दिग्विजय सिंह, राधा मोहन अमरिया, विवेक कुमार, दिनेश शर्मा, राजेंद्र सिंह, स्पोर्ट्स टीचर नीता बासु, रंजन शर्मा एवं स्टाफ नर्स विपिन अग्निहोत्री, बच्चों और स्टाफ ने सक्रिय भागीदारी निभाई और प्रोग्राम सफल बनाया। ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के इंदिरा कॉलोनी में शराब कारोबारी के मुनीम से 32,63,000 की लूट, कट्टे की नोक पर की लूट। मुनीम आशाराम कुशवाहा से बदमाशों ने लूटे बैंक में जमा करने जा रहे रुपए से भरा बैग छीन ले गए। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और चारों तरफ नाकाबंदी कर दी गई है। शराब ठेकेदार के कर्मचारी से 32,63,000 की लूट। शराब दुकानों के कलेक्शन का पैसा इकट्ठा कर ले जा रहा था कर्मचारी। 3 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम, मौका पाकर फरार हो गए। वहीं घटना CCTV कैमरे में कैद हुई। बहोड़ापुर थाना क्षेत्र का मामला। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। पूरे घटनाक्रम पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शराब कारोबारी है और इनका रूटीन है कि ये इनका मकान है और यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर बैंक है। प्रतिदिन ये एक बड़ा अमाउंट एक स्कूटी के माध्यम से इनका एम्प्लॉई अनसेफ ट्रैवल करता है, तो बहुत ही अनसेफ तरीके से एक व्यक्ति 30 लाख रुपए का कैश लेकर जब बैंक जाता है तो कहीं ना कहीं टारगेट पर आता है। जब आज सुबह ये मूव कर रहे थे तो आगे जाकर 2 लोगों ने इनको रोका और रोकने के बाद बैग को स्नैच करके 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल से रवाना हो गए। पुलिस ने नाकाबंदी कर दी है और पुलिस को कई सारे अहम सुराग भी मिले हैं। जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। लगातार पुलिस की कई सारी टीम लगी हुई है। वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर आए थे। पुलिस को कई सुराग मिले हैं और जल्द ही इसमें सफलता मिलेगी। जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उस पर कार्रवाई की जा रही है। नहीं, रोज जाते थे, कार से जाते थे। आप यहाँ से निकले बैंक कुछ लगा पीछे जो आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे। वहीं पर इंतजार करने लगे? हाँ, 3 लोग थे। रोजाना का रूट है क्या आपका ये? नहीं, रोज ही ना, तो थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो जाता है। मतलब रूट यही से? नहीं, कभी साइड से भी जाते थे। कितने साल से नौकरी कर रहे हैं? मेरे को हुए 8-10 साल हो गए करीब। पहली बार ऐसी घटना? पहली बार ऐसी। ठीक। क्या नाम है आपका? आसाराम कुशवाहा। मेरा जगदीश शिवरे नाम है। अच्छा जी। हाँ। और जो पैसे ले जा रहा था उसका क्या नाम है? आसाराम कुशवाहा है, मुनीम है हमारा। आप बताइए क्या घटना? वो कैश लेके जा रहा था बैंक, तो यहाँ 3 गुंडों ने उनको घेर के पैसे छिना लिए। कहाँ से पैसे उठाए थे? कितने बजे निकला? ऑफिस से लेके आ रहा था, बैंक जा रहा था। कितने लाख की लूट है? 33 लाख रुपए। अच्छा, ये बताइए कि कितने मोटरसाइकिल से थे वो, कितने लोग थे, क्या लोग थे? 2 अपाचे दिख रही है उसमें। अंजाम कैसे दिया घटना? कट्टा था उनके हाथ में? था उनके हाथ। अच्छा, ये बताइए, ये मुनीम आपका कितने साल पुराना है? कितने समय से पैसे लाने पुराना है? करीब 15 साल पुराना है। और कुछ और डिटेल बताइए थोड़ा सा। सबसे काम कलेक्शन का पैसा था क्या? हाँ, वही दुकानों का पैसा आता है वो। कहाँ ले जा रहे थे? बैंक जमा करने। हाँ। कौन सी बैंक जा रहा था? यूनियन बैंक। कौन सी ब्रांच है? ये आश्रम। ये घटना शराब व्यवसायी हैं और जो रूटीन है इनका कि बड़ा अमाउंट स्कूटी में ट्रेवल करते हैं
एक अनसेफ मूवमेंट है। इतना 30 लाख का अमाउंट सिंगल व्यक्ति बिना की सिक्योरिटी के स्कूटी में ट्रेवल करना, और इलाका भी इस प्रकार का है तो करीब 2.5 किलोमीटर दूर यहाँ से बैंक है, तो 2.5 किलोमीटर तक का जो रूट है कहीं ना कहीं उसको टारगेट किया गया होगा। ये घटना हुई है, इसमें सभी पार्टियां लगी हुई हैं और इसमें काफ़ी अहम सुराग पुलिस को मिले, जल्दी इसमें सफलता मिली। कितने की बताई जा रही है? अभी वो कैलकुलेट कर रहे हैं कितना उनका अभी कैशियर आया है, पूरा अमाउंट कैशियर कर रहे हैं, लेकिन प्रेमा फेशियल जानकारी जो मिली है तो 30 लाख के आसपास मिली। घटना सीसीटीवी में अभी टीमें लगी है, सीसीटीवी हम सर्वेलेंस कर रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण सुराग पुलिस को मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अलीराजपुर से। अलीराजपुर कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई, कर्तव्य में लापरवाही पर महिला एवं बाल विकास विभाग के सहायक प्रशांत अजनार निलंबित। अलीराजपुर जिले के सोंडवा में महिला एवं बाल विकास विभाग में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 प्रशांत अजनार को कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने और कार्य में लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। ये कार्रवाई जिला परियोजना अधिकारी सुश्री मोनिका बघेल की अनुशंसा पर की गई। कलेक्टर डॉक्टर अभय अरविंद बड़ेकर ने प्रशासनिक अनुशासन और जवाबदेही को बनाए रखने के उद्देश्य से ये सख्त कदम उठाया। प्रशासन की इस कार्यवाही से स्पष्ट संदेश गया है कि सरकारी दायित्वों में लापरवाही करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में बेटे ने जब अपने पिता से चाकू की नोक पर मकान का हिस्सा मांगा तो दोनों में जमकर विवाद हो गया। विवाद में कपड़े धोने की मोगरे से वार कर पिता ने अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस ने हत्या सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए पुलिस द्वारा बताया गया है कि एरोड्रम थाना क्षेत्र स्थित अंबिकापुर में रहने वाले सतीश भावसार और उनके बेटे गोल्डी भावसार में जमकर विवाद हुआ, जिसमें गोल्डी अपने घर पर पहुंचा था और वहां पर पिता से संपत्ति में हिस्से को लेकर विवाद करने लगा। इसी दौरान उसने चाकू भी हाथ में ले लिया। बात इतनी बढ़ गई है कि घर में ही कपड़े धोने की मोगरी रखी हुई थी, उससे पिता ने बेटे की पिटाई कर दी। इस दौरान गंभीर चोट लगने से बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद पूरे मामले में मृतक गोल्डी की मां ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही फॉरेंसिक की टीम ने मौके से सबूत जुटाए। पूरे मामले में पुलिस ने हत्या सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज करते हुए आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने पिता सतीश भावसार को गिरफ्तार कर लिया है। ये एरोड्रम थाना क्षेत्र के अंतर्गत अंबिकापुरी कॉलोनी है, वहाँ पर एक घटना हुई है जिसमें कि पिता ने एक पुत्र को जो मोंगरी होती है कपड़े धोने की, उससे पीट कर मार डाला है। इसमें ये जो घटना जो सामने आई है, अभी फिलहाल प्रथम दृष्टया भी थाना प्रभारी और एसीपी मौके पर है और उनके द्वारा ये बताया गया है कि एक जो पूछताछ में उसके जो पिता के द्वारा कि ये घर पर आया था और दिन में और हिस्सा मांगने की बात कर रहा था कि मुझे हिस्सा दे दो, और हिस्सा मांगने की बात पर से उसने अपना चाकू निकाला, जैसा कि उसके पिता का कहना है, और चाकू निकाला तो उसने मोंगरी उठाई पिता ने, और मोंगरी उठाने के बाद उसको 2-3 बार किए, जिससे वो मौके पर ही मर गया। उसकी पत्नी के द्वारा फोन किया गया थाने पर सूचना दी गई 4:30 बजे और टीम पहुंची है। अब वहाँ घटना स्थल पर प्रारंभिक जो जांच की जा रही है, इसमें फिलहाल केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और मृत्यु का स्पष्ट कारण इन्वेस्टिगेशन में किया। नाम क्या था सर इनके? इसमें गोल्डी भावसार नाम था और इनके जो पिता का नाम था वो सतीश भावसार।